Hello friends, in this lecture we will learn about Battle of Buxar and the rise of British power in India. Hello friends, so in this lecture we will learn about Battle of Buxar, ठीक है, एंड रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो इसके प्रीवियस वाली लेक्चर में हम लोगों ने ये समझा था कि कैसे रॉबर्ट क्लाइव ने, जब मीर कासिम बहुत ज़्यादा एक ऐसे रिफॉर्मेटिव स्टेप्स उठा रहा था, ठीक है, ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग बेसिकली नहीं चल रहा था, और वो जैसे ट्रीटमेंट लोकल ब्रिटिशर्स को दे रहा था, जैसे पर्क्स, वैसे ही सेम लोकल पीपल को भी दे रहा था। जैसे उसने इंटरनल ट्रेड पे जितने भी टैक्स लग रहे थे वो सारी चीज़ें अबॉलिश कर दी, 10 तक अबॉलिश कर दिया, ठीक है, जो कि एक तरीके से प्रिविलेज एक्ट करा था। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने फिर मीर कासिम को हटा के फिर से जो पहले था मीर जाफ़र, ठीक है, उसको ही गद्दी राजगद्दी दे दी, ठीक है। बट ये बात जो मीर कासिम था, मीर कासिम को ये बात हज़म नहीं हुई। तो मीर कासिम ने सोचा कि ये अब हम इन ब्रिटिशर्स से बदला लेंगे, रिवेंज प्लान किया, ठीक है। अब वो रिवेंज किसे प्लान किया, सबसे पहले वो जाता है अवध के नवाब के पास, जो कि थे सुजाउद्दौला, ठीक है। सुजाउद्दौला अवध के नवाब, उनके पास जाता है, और मुगल के राजा शाह आलम सेकंड थे उस टाइम, उनके पास जाता है, ठीक है। इन दोनों के साथ अलाई करता है और वो एक युद्ध लड़ता है जिसको हम लोग कहते हैं बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है, बक्सर का युद्ध। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बैटल था जिसमें ये दिखा दिया गया कि मुगलों की अब वो चीज़ शक्ति नहीं रही। सोचो मुगल राजा, ठीक है, मुगल राजा ब्रिटिशर्स के अंदर वो अ, हार जाए, तो ये बहुत ही बड़ी एक हार थी हमारे इंडियन हिस्ट्री में, ठीक है। नाउ इसका रिजल्ट बेसिकली क्या था, रिजल्ट एज सच, और इसका ये ध्यान रखना, इस टाइम जो रॉबर्ट क्लाइव है ना, वो इस टाइम छुट्टियां मनाने के लिए वो लंदन जा चुका था। रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पे जो मिलिट्री कमांडर था वो मौजूद भी नहीं था, फिर भी ब्रिटिशर्स जीत गए, ब्रिटिशर्स वॉन द बैटल। ब्रिटिश आर्मी है, क्यों? क्योंकि उनके एडवांस राइफल थे, उनके पास मिलिट्री डिसिप्लिन थी, ठीक है। बैटल हैपन ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ रॉबर्ट क्लाइव, एंड रॉबर्ट क्लाइव जब आता है ना, इंडिया रिटर्न करता है, तो उसने बहुत ही एक मतलब डिसरिस्पेक्ट वाली एक तरीके से ट्रीटी साइन करा, जिसको हम लोग ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कहते हैं, ठीक है, मेरा शहर। हिस्ट्री मेरे जीवन से बहुत कनेक्टेड है, या ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ये मेरा होम टाउन है। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली इम्पैक्ट ऑन अवध के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये इसको समझते हैं कि सुजाउद्दौला को ब्रिटिशर्स कंपेल कर देते हैं कि आपको 5 लाख वॉर इंडेमनिटी पे करनी होगी, और आपको इलाहाबाद वाला रीजन एंड कारा रीजन देना पड़ेगा, ठीक है। और उसको इलाहाबाद वाला रीजन दे दिया, ठीक है। और इलाहाबाद वाला रीजन उसको देना पड़ेगा ब्रिटिशर्स को, इलाहाबाद वाला रीजन और कारा रीजन आपको ब्रिटिशर्स को देना है, ठीक है। बनारस किसको देना पड़ेगा, बलवंत सिंह को, ठीक है। बलवंत सिंह कौन थे, वो एक ब्रिटिश के अंडर वो सपोर्टर थे, ब्रिटिश को वो सपोर्ट करते थे, ठीक है। तो बलवंत सिंह को बनारस दे दीजिए आप, और इलाहाबाद और कारा रीजन हमें दे दीजिए। 50 लाख की वॉर इंडेमनिटी आप पे करिए। वॉर इंडेमनिटी बेसिकली हर्जाना, ठीक है, क्योंकि आप इस युद्ध को बंद करना चाहते हो तो आपको हमको वॉर इंडेमनिटी पे करनी पड़ेगी, जितना मेरा खर्चा हुआ है, ठीक है, वॉर पे। मुगलों के ऊपर क्या इम्पैक्ट आया, ठीक है, मुगलों के ऊपर ये इम्पैक्ट आया कि इम्पैक्ट ऑन मुगल एम्परर, उनको क्या करना था, उनको भी 52 to 53 लाख वॉर इंडेमनिटी पे करनी पड़ी, ठीक है। और उनको दीवानी राइट्स देना पड़ा, ठीक है, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा का, ठीक है, दीवानी राइट्स मिल गई, ठीक है। एक बहुत ही बड़ा एक कह सकते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ इसने मुगलों ने इसको देनी पड़ी मुगलों को, ठीक है, जो कि एक बहुत ही डिसरिस्पेक्ट था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाले रीजन से उनको जितनी भी दीवानी राइट्स थी वो ब्रिटिशर्स को देनी पड़ी। मुगल एम्परर ने वो बोला, उन्होंने क्या कहा कि आपको अपना एम्पायर दिल्ली से इलाहाबाद शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब जो मुगलों का राजगद्दी था दिल्ली में, दिल्ली से उनको इलाहाबाद शिफ्ट कर दिया गया, ठीक है, जो कि एक बहुत ही
कह सकते हैं बहुत ही उनके प्रेस्टीज को गिराने वाली बात हो गई, ठीक है, क्योंकि भाई आप मुगलों की सीट को उनकी मतलब इतना डिसरिस्पेक्ट हुआ उनका कि उनको राजगद्दी उनको दिल्ली छोड़ना पड़ा, ठीक है, इससे बुरी बात क्या हो सकती है, ठीक है, एक तरीके से जो मुगल यूनिटी दिखाते हैं ना उसको डिट्रॉइट किया गया इसमें। और रॉबर्ट क्लाइव ने एक न्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जिसको कहते हैं डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन बंगाल, ठीक है। इसके तहत रॉबर्ट क्लाइव ने ये क्या किया कि क्रिएटेड आफ्टर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद की ट्रीटी के बाद उसने क्या कहा, उसने नवाब को कंट्रोल करने के लिए एक, पहले ये समझो कि उसको सिस्टम क्या होता है, एक निजामत होता है, ठीक है, निजामत मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, और जो पुलिस होती है आर्मी एंड लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, एक तो वो हो गया निजामत, ठीक है। डिप्टी नवाब क्या करेगा, डिप्टी नवाब कंट्रोल करेगा दीवानी राइट्स यानी कि रेवेन्यू कलेक्शन, यानी कि आप ये देखो लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, आर्मी, ठीक है, ये सारी चीज़ें किस पे डिपेंड है, ऑब्वियस सी बात है ये फाइनेंस पे डिपेंड है। जब तक हमारे पास पैसे नहीं होंगे तो ये सारी चीज़ें हम लोग कैसे, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया, एक होंगे नवाब, ठीक है, ये डुअल सिस्टम रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के रीजन में इसको इंट्रोड्यूस किया, एक होंगे नवाब, एक होंगे डिप्टी नवाब, ठीक है। नवाब क्या संभालेंगे, पुलिस, आर्मी, लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, और डिप्टी नवाब क्या संभालेंगे, दीवानी राइट्स, वो एक तरीके से फाइनेंस मिनिस्टर, रेवेन्यू कलेक्शन, ठीक है। बट रियलिटी में ये डिप्टी नवाब की जो पोस्ट बनाई थी ना ब्रिटिशर्स ने, ये बेसिकली एक पपेट नवाब की तरीके से बनाई थी, इसका जो मेन रियल पावर था ना वो ब्रिटिशर्स के हाथ में ही था, ठीक है, रेवेन्यू कलेक्शंस, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, एक तरीके से डिपेंडेंसी बढ़ गई, ठीक है, जैसे कि अब कोई भी काम अगर नवाब को कोई भी अपना काम करना है, ठीक है, तो वो किस पे डिपेंड हो गया, डिप्टी नवाब पे डिपेंड हो गया, ठीक है, जो कि बेसिकली एक पपेट नवाब था जो कि ब्रिटिशर्स द्वारा चलाया जा रहा था, ठीक है। रियलिटी में एक्चुअल पावर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी, ठीक है। तो इस तरीके का डुअल सिस्टम लेके आए थे बंगाल के रीजन में। ब्रिटिश कंट्रोल एंड करप्शन, फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे थे। 1767 में क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी गेव अ ह्यूज लोन। अब ये सारी चीज़ें जब हो रही है, आपको बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी राइट्स भी मिल गई, आपको इतना वॉर इंडेमनिटी भी मिल गया, फिर भी करप्शन इतना ह्यूज था कि मतलब सोचो कंपनी के अंदर के जो लोग थे ना, जो कंपनी में से के अंदर जो काम करते थे, वो इतने ज़्यादा करप्ट हो चुके थे कि उनको सोचो कंपनी को चलाने के लिए उनको अब यूके से लोन लेना पड़ा। एक लोन लिया 1767 में, ईस्ट इंडिया कंपनी गिव ह्यूज लोन टू बैंक ऑफ इंग्लैंड, ठीक है, बैंक ऑफ इंग्लैंड से। और 1769 में कंपनी इटसेल्फ डिमांडेड लोन फ्रॉम ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट से लोन की डिमांड की गई। तो ये सारी चीज़ें जो पार्लियामेंट थी, ब्रिटिश के पार्लियामेंट में जो एमपी थे, एमपी एमएलए थे, वो ये सारी चीज़ें नोटिस कर रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या बनाई, एक सीक्रेट कमेटी बनाई, ठीक है। सीक्रेट कमेटी क्यों बनाई, क्योंकि उनको ये जानना था कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है, आखिर ऐसा ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसा क्या कर रही है, उनको इन्वेस्टिगेट करना था कि इतना इतना लॉस क्यों हो रहा है इनको, ठीक है। तो ये चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए इन्होंने पार्लियामेंट इन्वेस्टिगेशन करप्शन कमेटी बनाई, जिसमें कि उन्होंने ये पाया कि जो कंपनी के जो ऑफिशियल्स हैं ना, वो प्राइवेट ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, कंपनी ऑफिशियल्स अपना खुद का प्राइवेट ट्रेड कर रहे हैं और मिसयूज कर रहे हैं कंपनी के पावर्स को, ठीक है। और ये सब चीज़ें जब खुल के सामने आई तो रॉबर्ट क्लाइव के ऊपर इंक्वायरी बैठाई गई, ठीक है, और इंक्वायरी इनके ऊपर स्टार्ट हो गई 1772 में। तो ये लंदन चले गए थे और लेटर जब इनको कन्विक्ट पाया गया तो इन्होंने इसको अपना सुसाइड कर लिया था, ठीक है। तो ये तो रही ईस्ट इंडिया कंपनी की बात टिल बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें जब खुलासा हो गया, ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने ये सारी चीज़ें आ गई कि हाँ ऐसा ऐसा चल रहा है, ठीक है। तो अब पार्लियामेंट सोचती है कि अब क्यों ना इनको कंट्रोल किया जाए, कंपनी को अब कंट्रोल किया जाए, क्योंकि उन्होंने इंडिया में बहुत सारी टेरिटरीज भी एक्वायर कर ली थी इस तरीके से करके, ठीक है। तो अब ब्रिटिश पार्लियामेंट इनको क्या करेगी, कंट्रोल करेगी, कैसे, बाय इंट्रोड्यूसिंग वेरियस एक्ट्स पास करेगी, जैसे 1773 का एक्ट है, 1781, 84,
1784 के पिट्स इंडिया एक्ट को बोलते हैं, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बोलते हैं, 1781 का अमेंडिंग एक्ट बोलते हैं, ठीक है, 84 का पिट्स इंडिया एक्ट, 86, 93, 1813, 33, 53, ठीक है। इन सारे एक्ट्स को हम लोग एक एक करके समझेंगे, ठीक है। और इस टाइम पे कुछ सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट भी चल रहे थे, रीजनल रिवोल्ट ऑल्सो इमर्ज ड्यूरिंग दिस पीरियड, क्योंकि ये सारे पैरेलल चल रहे हैं, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा जिस समझते हैं, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ऐसी क्या बात की गई है, ठीक है। अब ये चाह रहे हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट कि हम इनको कंट्रोल किया जाए। इसको कंट्रोल कैसे करेंगे? सबसे मेजर स्टेप ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा लिया गया था, जो सबसे पहले हम लोग को ये पता है कि 3 प्रेसिडेंसी थी, ठीक है। एक था बंगाल, एक था मद्रास, एक था बॉम्बे, ठीक है। ये 3 मेन सेंटर्स थे ब्रिटिशर्स के, और यहाँ पे जो थे वो उनके इंडिविजुअल गवर्नर्स थे, ठीक है। और उन गवर्नर्स की क्या थी? उन गवर्नर्स की कुछ लेजिस्लेटिव पावर थी, कुछ एग्जीक्यूटिव पावर थी, ठीक है। तो इसके एक्ट्स में क्या हुआ? इस एक्ट में ये लाया गया कि गवर्नर ऑफ जो बंगाल था ना, गवर्नर ऑफ बंगाल को बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, ठीक है। अब क्या है, मद्रास और जो बॉम्बे के जो गवर्नर हैं, उनकी जो लेजिस्लेटिव पावर्स है वो किसके पास जाने लगी? वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास जाने लगी, ठीक है। और यहाँ तक कि गवर्नर जनरल ऑफ जो बंगाल था ना, उसको 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी दी गई, ठीक है। और ये जो 4 मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उसके मेंबर्स ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा अपॉइंट होके आएंगे, ठीक है। वो चीज़ हमको नहीं समझनी है कैसे अपॉइंट होके आएंगे, बस ये था कि 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, और उसके द्वारा ही इनके वोटिंग राइट से, वोटिंग के तहत ही कोई भी डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है। वो बेसिकली ये चेक एंड बैलेंस का चीज़ ला रहे थे, ठीक है। और इनको कहते हैं एग्जीक्यूटिव कैलकटा काउंसिल, ठीक है। डिसीजन टेकन थ्रू वोटिंग एंड मेंबर अपॉइंट बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है। ये तो हम लोगों ने समझा कि बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी वर्ड बिकम द सबऑर्डिनेट ऑफ बंगाल। इस एक्ट में ये भी कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट, जो फोर्ट विलियम हम लोग ने पढ़ा था ना पिछले लेक्चर में कि फोर्ट विलियम स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है, कैलकाटा में, उस फोर्ट विलियम को कन्वर्ट कर दिया गया इन सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, 1774 में। इसके फीचर्स क्या थे? ये बेसिकली कोलकाता में था, ठीक है। इसमें वन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे और 3 अदर जजेस थे, ठीक है। इसका बेसिकली काम क्या था कि इंडियंस और लोकल पीपल, जो इंडियंस होंगे या लोकल पीपल होंगे, वो भी अप्रोच कर सकते हैं इस कोर्ट में, ठीक है। और अदर इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस जैसे कि ट्रेड, जो प्राइवेट ट्रेड होते थे ना, वो अब बिल्कुल से प्रोहिबिट कर दिया गया, ठीक है। अब एनुअल रिपोर्ट जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी के जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे? एनुअल रिपोर्ट सबमिट करेंगे टू ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के जो मेंबर्स होंगे ना, वो 24 होंगे, 24 मेंबर होंगे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में, और वो हर साल 1/4 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर वो रिटायर होंगे एवरी ईयर, ठीक है। ये चीज़ फिक्स कर दी गई, ठीक है। और ये भी कहा गया कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकम द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑल ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया, यानी कि जितनी भी टेरिटरी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा एक्वायर की गई है, वो किसके अंडर आएगी? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर, ठीक है। इसका ओवरऑल सिग्निफिकेंस ये है कि बिगनिंग ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है, इसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट का कंट्रोल ओवर ईस्ट इंडिया कंपनी, वो चीज़ इंट्रोड्यूस करने स्टार्ट हो गई थी। रिड्यूस कंपनी ऑटोनॉमी, कंपनी की ऑटोनॉमी को रिड्यूस कर दिया गया। स्ट्रेंथन सेंट्रलाइजेशन ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, एंड उसमें समझेंगे कि इस एक्ट में कौन से ऐसे फ्लॉज थे जिसकी वजह से हम लोग को अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 को इंट्रोड्यूस करना पड़ा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, बाय। Thank you guys. Please do like, share and subscribe for more such videos.